नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम राजनीति सिद्धांत पर चल रहे हैं। राजनीति सिद्धांत से संबंधित पूरी की जानकारी हासिल कर रहे हैं। राजनीति सिद्धांत में हम काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं। राजनीति सिद्धांत एक परिचय, फिर परंपरागत दृष्टिकोण पर हमने चर्चा की, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा की, फिर हमने ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत पर चर्चा की, फिर उसके बाद हमने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत जो आमंड पावेल ने दिया था उस पर भी चर्चा की। आज हम नवीन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, शक्ति पर। एक्चुअली क्या है, शक्ति, सत्ता, वेदता सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आता है, चाहे नेट हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या कोई अन्य प्रकार की परीक्षा हो, एमए वाली परीक्षा हो, एमफिल वाली परीक्षा हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये टॉपिक रहता है, शक्ति, सत्ता, वेदता। तो उसमें हम सबसे पहले शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, तो पहले मैं सिंपल शक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ, फिर मैं पीपीटी किट के माध्यम से धीरे धीरे एक टॉपिक लेकर बताऊंगा। पहले तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि शक्ति क्या है। आप बेसिक एक इंफ्रा कहते हैं डेवलप करने की हमारी टेक्निक है, उस पर बल दे रहे हैं। तो मित्रों, शक्ति बल नहीं है, प्रभाव भी नहीं है। बल तो भौतिक होता है, डायरेक्ट पावर दिखाता है, सैनिक शक्ति का प्रतीक है। जबकि जो राजनीतिक शक्ति है, शक्ति का मतलब यहाँ राजनीतिक शक्ति से वो मनोवैज्ञानिक शक्ति है। दूसरे के दिमाग को नियंत्रित करना, दूसरे के कार्य व्यवहार को निर्देशित करना, बेसिकली राजनीतिक शक्ति। हम राजनीति विज्ञान में राजनीतिक शक्ति ही पढ़ते हैं। प्रभाव में नैतिकता ज़्यादा आ जाती है, वो दर्शन के करीब हो जाता है। बल जो होता है भौतिक सैनिक होता है, वो बेसिकली अधिनायक तंत्रवादी हो जाता है। शक्ति राजनीतिक शक्ति है जो मनोवैज्ञानिक संबंध पर बल देती है, और जबकि जो प्रभाव है उसमें नैतिकता का भाव ज़्यादा हो जाता है, वो दर्शन के ज़्यादा निकट हो जाता है। तो हमारा मतलब शक्ति से है, राजनीतिक शक्ति का ही हमें अध्ययन करना है। तो एक थिंकर भी रहे थे, ब्रेस्ट एंड ब्राथ, इन्होंने बेसिकली अध्ययन भी किया था कि बल, शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। तो इन्होंने बताया था कि बल तो मूर्त है, अलोकतांत्रिक है, जबकि जो शक्ति है वो आंशिक मूर्त है और लोकतांत्रिक है। और ये नैतिकता के निकट है, काल्पनिक है, इसमें नैतिकता ज़्यादा है, अमूर्तता ज़्यादा है। ये तो हम शक्ति पर पढ़ रहे हैं, राजनीतिक शक्ति पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो राजनीतिक शक्ति का अध्ययन देखें तो वास्तव में हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। बेसिकली कब से चला राजनीति विज्ञान में पावर की बात कब से की जाने लगी, तो वो हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्राचीन काल में तो नैतिकता पर ज़्यादा बल था, प्लेटो अरस्तु के समय। लेकिन उससे पहले, प्लेटो से पहले वाले दर्शन में कहीं ना कहीं शक्ति की बात थ्रेसिमेकस करता है। तो आपने वो न्याय के सिद्धांत पढ़े होंगे प्लेटो से पूर्व के। तो बेसिकली थ्रेसिमेकस कहता है शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो बेसिकली जो सोफिस्ट विद्वान थे, थ्रेसिमेकस प्राचीन यूनानी विद्वान थे। तो प्राचीन यूनानी विद्वान प्लेटो से भी पूर्व थ्रेसिमेकस वो शक्ति की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि जिन नियमों से शासक वर्ग के हितों की पूर्ति होती है वो न्याय के नियम है। ऐसी बेसिकली वो बात करते हैं और कहते हैं न्याय न्याय से श्रेष्ठ है। तो थ्रेसिमेकस जो बल इज राइट वाली बात करते हैं, शक्ति को सत्य मानते हैं। तो थ्रेसिमेकस ने प्राचीन काल में चर्चा की थी। उसके बाद मध्ययुग में आते हैं तो बेसिकली तो हम मैकियावली का नाम सुनते हैं। मैकियावली अपने प्रिंस में शक्ति राजनीति पर बल देता है। तो कहता है राजनीति है जो शक्ति पर ही आधारित है। पावर पॉलिटिक्स का जनक भी आधुनिक युग में मैकियावली को ही माना जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में मार्गेंथु ने भी अध्ययन किया। तो उसके बाद व्यवहारवाद आ गया। व्यवहारवाद आने के बाद शक्ति के अध्ययन में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। बहुत सारे विद्वान जो बेसिकली शक्ति पर बल देते हैं, जैसे लास लेवेल, काइटलिन, रॉबर्ट डहेल, इन्होंने शक्ति का फिर व्यापक अध्ययन किया और राजनीति शास्त्र में एक व्यापक दृष्टिकोण शक्ति को लेकर विकसित हुआ। तो विभिन्न प्रकार के अनुभविकीय अध्ययन भी हुए हैं। प्राचीन वाले अध्ययन तो कि राजनीति दर्शन पर के समय के परंपरागत अध्ययन ही है, लेकिन अब अनुभविकीय अध्ययन भी व्यवहारवाद के बाद शुरू हुए, जिन्होंने लासवेल, रॉबर्ट डहेल, मैक्स वेबर, इन लोगों ने व्यवहारिक अध्ययन को भी बढ़ावा दिया। तो शक्ति की मार्गेंथु क्या क्या परिभाषा देता है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि शक्ति के बारे में क्या कहता है। मार्गेंथु कहता है शक्ति का तात्पर्य है
मनोवैज्ञानिक संबंध पर बल देता है जो दूसरे के कार्य व व्यवहार को नियंत्रित करती। शक्ति क्या है? जो दूसरे के कार्य व्यवहार को नियंत्रित करे वही शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है। और इसके 3 तत्व भी मार्गेंटू बताता है। पहला कहता है शक्ति में मनोवैज्ञानिक संबंध पाया जाता है, इसमें उच्च अधीनस्थ संबंध पाया जाता है। फिर कहता है शक्ति का अंतिम प्रयोग जनता पर ही होता है। तो उसके बाद बेसिकली शक्ति के प्रकार की भी चर्चा करते हैं कि भाई शक्ति के प्रकार क्या हैं। जो मैक्स वेबर हैं वो 3 प्रकार बताते भी हैं, परंपरागत शक्ति, कानून संगत शक्ति, करिश्माई शक्ति। फिर एडवर्ड चिल्स वगैरह विद्वान भी बताते हैं, बल, चातुर्य, दमन की चर्चा करते हैं। तो बेसिकली शक्ति के प्रकार भी, फिर शक्ति के स्रोत भी बहुत सारे बताए जाते हैं कि शक्ति के स्रोत क्या हैं। तो स्रोत में हम लेते हैं ज्ञान। जैसे ज्ञान पर माइकल फूको ने बल दिया था, उन्होंने कहा था ज्ञान भी शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद संगठन या आकार, भाई संगठन जो जितना ज़्यादा बड़ा रहता है उसमें शक्ति भी ज़्यादा रहती है, जो संगठन छोटा रहेगा तो उसमें शक्ति भी कम रहेगी। फिर विचारधारा भी शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है कि बर्ट्रैंड रसल कहता भी है विचारधारा लोगों को जोड़ने का काम करती है, उसमें मजबूती लाती है, राष्ट्रीय भावना पैदा करती है। तो शक्ति का स्रोत विचारधारा भी है। आर्थिक तत्व तो वैश्वीकरण में शक्ति का स्रोत बनता ही है। फिर क्या है कि शक्ति के प्रकार पर चर्चा की, शक्ति के स्रोत, फिर शक्ति के विभिन्न सिद्धांत भी विकसित हुए हैं। जैसे बेसिकली मैंने कहा अनुभवकीय अध्ययन का दौर आया, तो अनुभवकीय अध्ययन के दौर में शक्ति के बहुत सारे सिद्धांत भी आए हैं। जैसे लासवेल का वितरणात्मक सिद्धांत, उन्होंने 1936 में पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ नामक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक में कहते हैं कि शक्ति का संबंध मूल्यों के वितरण से है। तो मूल्य के साथ भी लासवेल जोड़ते हैं शक्ति को और उपचारात्मक विधि देते हैं। उसके बाद संरचनात्मक सिद्धांत भी रहता है। शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत जो अन्ना हरेंट ने प्रस्तुत किया था, वो बेसिकली अन्ना हरेंट तो निम्न वर्ग के उत्थान को ही शक्ति मानती है। उसके बाद अभिजनवादी सिद्धांत भी आता है। तो इस प्रकार से शक्ति के बहुत सारे सिद्धांत हमारे सामने आए हैं। अब हम एक एक पर चर्चा करते हैं, भूमिका से लेकर परिभाषा से लेकर धीरे धीरे सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए हम क्या क्या पहले चर्चा करेंगे, तो धीरे धीरे सुनना है। पहले शक्ति के बारे में हम भूमिका देखेंगे, फिर परिभाषा, फिर तत्व स्रोत, फिर प्रकार, फिर शक्ति बल प्रभाव एक विश्लेषण, फिर शक्ति से संबंधित प्रमुख अध्ययन और सिद्धांत, फिर हम राष्ट्रीय शक्ति पर भी चर्चा करेंगे, संबंधित शब्दावलियों पर भी चर्चा करेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। हम आते हैं शक्ति की भूमिका पर। तो राजनीति विज्ञान में शक्ति से तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से है, यानी कि शक्ति का मतलब बल से नहीं है, बल का मतलब तो भौतिक शक्ति से है, सैनिक शक्ति से है। तो हमारे यहाँ सैनिक शक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं है। हम शक्ति का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक संबंध से ही है। सिंपल जब बल का प्रयोग करते हैं, सैनिक शक्ति का डायरेक्ट इस्तेमाल कर देंगे, शारीरिक शक्ति का डायरेक्ट इस्तेमाल कर देंगे तो वो बल बन जाता है। और बल और शक्ति में अंतर होता है। मैंने अभी भी आपको ब्रेस्ट एंड बरात का बताया था। बल का मतलब है शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना और राजनीतिक शक्ति का मतलब है मनोवैज्ञानिक शक्ति का इस्तेमाल करना, दूसरे के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित करना। तो मित्रों बेसिकली है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 सैनिक हैं या 10 लोग हैं, तो आप लोगों को बताते हैं, किसी से कहते हैं मेरे पास 10 आदमी समर्थन में हैं, मेरा यह काम कर दीजिए, नहीं तो वो यहाँ आ जाएंगे। तो उसने काम करवा लिया, आपने खाली बताया तो और अपना काम करके आप ले गए। ऐसे जैसे मस्तानी मूवी में एक में आया भी था कि उसमें मराठा सरदार थे, मराठा नायक थे। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, जब हैदराबाद के शासक से मिलते हैं उससे कहते हैं मेरे पास 4 लाख सैनिक हैं। होते कम हैं लेकिन उनके सामने भय पैदा करते हैं और भय पैदा करके अपना काम करवा लेते हैं। तो ये उनकी राजनीतिक शक्ति थी, चतुराई थी। तो राजनीतिक शक्ति का मतलब दूसरे के मनोविज्ञान को प्रभावित करना। अब वो जानता है, उसके पास है नहीं है, ये मतलब नहीं, लेकिन जब डायरेक्ट आक्रमण की नीति अपना दें तो बल हो जाता है। तो यथार्थवादी विचारक मार्गेंटू भी शक्ति को राजनीतिक शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। मार्गेंटू कहते हैं शक्ति की राजनीति का मुख्य कुंजी है, की पॉइंट है। शक्ति का तात्पर्य दूसरे के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल प्रभावित करना, ऐसा मार्गेंटू ने कहा था। मार्गेंटू ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत भी दिया था। उन्हें यथार्थवाद का जनक भी माना जाता है। तो बेसिकली पॉलिटिक्स अमंग नेशन नामक उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी थी और वो राजनीतिक शक्ति के 3 तत्व बताते हैं। पहला क्या कहते हैं, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध को स्पष्ट करती है। तो ये मानव मनोविज्ञान को ही नियंत्रित करती है, इसलिए इसका मनोवैज्ञानिक संबंध होता है। किसका? शक्ति का। फिर शक्ति में उच्च अधीनस्थ संबंध पाया जाता है कि भाई कुछ लोग उच्च रहते हैं जो शक्ति का प्रयोग करते हैं और एक कुछ अधीनस्थ होते हैं जिन पर प्रयोग किया जाता है।
तीसरा पॉइंट है शक्ति का अंतिम प्रयोग जनता पर ही होता है। ये बात सही है कि वास्तव में शक्ति का अंतिम प्रयोग जनता पर ही होगा, गरीब पर ही होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों इसके बाद एक स्टीवन ल्यूकस थिंकर थे, उन्होंने पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण लिखी थी, पावर ए रेडिकल व्यू 1974 में। तो उसमें वो लिखते हैं शक्ति मूलतः विवादास्पद अवधारणा है। तो क्या लिखते हैं, शक्ति मूलतः कैसी अवधारणा है, विवादास्पद। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आए, शक्ति को विवादास्पद अवधारणा किसने कहा, स्टीवन ल्यूकस ने कहा। इनकी किताब का नाम क्या है, पावर ए रेडिकल व्यू 1974 है, सन भी ध्यान रखना है ये भी। फिर इन्होंने शक्ति के 3 पहलू बताए थे, क्या क्या। पहला कहा शक्ति का मतलब है कि शक्तिशाली हितों की पूर्ति पर बल देती है। राजनीतिक शक्ति किस पर बल देती है, शक्तिशाली व्यक्ति के हितों की पूर्ति पर बल देती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उन्होंने शक्ति को एजेंडा के रूप में, एक नीति के रूप में परिभाषित किया। तो देखते हैं मित्र, बहुत सारे विद्वान कि बेसिकली विद्वान हो, नेता हो, उसको एजेंडा बताते हैं, तो पूरा अपने शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक नीतिगत एजेंडा दे देते हैं। जैसे भारत में कुछ दल कहते हैं हम तो हिंदूवादी संस्कृति को अपनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कुछ कहते हैं हम राष्ट्र हित के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो पूरे तर्क वितर्क देकर उसको एजेंडे के रूप में बताते हैं, पूरा अपना प्रोपेगेंडा के रूप में बताते हैं। तो बेसिकली वो एजेंडे के रूप में शक्ति का काम करते हैं। तीसरा है शक्ति संरचनात्मक है, क्योंकि शक्ति में उच्च दिनज संबंध भी पाया जाता है। तो क्या 3 पहलू बताए, पहला शक्तिशाली हितों की पूर्ति पर बल देना, शक्तिशाली व्यक्ति है उनके हितों की पूर्ति पर बल देना शक्ति का काम है। शक्ति एक एजेंडे के रूप में है, शक्ति एक एजेंडा रहता है जिसमें अपनी वो नीतियां लागू करने का प्रयास करते हैं शक्ति के माध्यम से। तीसरा, शक्ति संरचनात्मक है, शक्ति में उच्च दिनज संबंध पाया जाता है। कि 3 पहलू स्टीवन ल्यूकास ने बेसिकली बताए थे शक्ति के। अब मित्रों हम आगे चलते हैं कि शक्ति के बारे में देखते हैं, शक्ति का विकास और कैसे कैसे हुआ है, तो वो भी हम थोड़ा सा ध्यान में डालने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में शक्ति पर सबसे पहले जो चर्चा की थी तो वो प्राचीन काल में, प्लेटो से भी पहले यूनानी काल में हुई थी। प्राचीन यूनानी काल में प्लेटो हुए, और प्लेटो से पूर्व भी एक विद्वान थे, प्लेटो से पूर्व थ्रेसीमेकस, उन्होंने शक्ति पर बल दिया था। थ्रेसीमेकस, तो आपने नाम भी सुना होगा, इन्होंने न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया था, रेडिकल थ्योरी दी थी, न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया था। ये सोफिस्ट थे। अब मित्रों आप कहेंगे सोफिस्ट क्या होता है सर। सोफिस्ट जो शब्द है वो उन शिक्षकों के लिए आता है, विद्वानों के लिए आता है जो निजी शिक्षा देने का काम करते हैं, सरकारी शिक्षक नहीं होते, पैसे लेकर अपने प्राइवेट शिक्षा देते हैं। जैसे हम कोचिंग वाले भी बेसिकली सोफिस्ट की श्रेणी में ही आते हैं। तो थ्रेसीमेकस थे जो प्राचीन यूनानी विचारक थे, प्लेटो से भी पूर्व के विचारक थे, प्लेटो ने इनकी आलोचना भी की थी। तो ये बेसिकली शक्ति पर बल देते, कहते शक्तिशाली का हित ही न्याय है, जिन नियमों से शक्तिशाली हित वर्ग के हितों की पूर्ति होती है वो न्याय के नियम हैं। ये बेसिकली इनका ये कहना है। तो ये शक्ति पर ज़्यादा बल देते हैं, कहते हैं शक्ति ही सत्य है, माइट इज़ राइट, पावर से ही सब कुछ नियंत्रित होता है। ये यहाँ तक कह देते हैं अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है। तो बेसिकली थ्रेसीमेकस ने शक्ति पर बल दिया था प्राचीन यूनानी काल में। तो थ्रेसीमेकस ने प्राचीन यूनानी काल में शक्ति पर बल दे दिया था, जिसकी आलोचना बाद में प्लेटो ने की थी। क्योंकि प्राचीन काल में तो नैतिकता की बात करते हैं, हम राजनीति दर्शन में भी आते हैं, पूरे राजनीति शास्त्र में मैंने विकास बताया व्यवहारवाद में आपको। तो मैंने बताया कि दर्शन का प्रभाव तो सेकेंड वर्ल्ड वार तक था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही कहीं ना कहीं शक्ति का प्रभाव में वृद्धि हुई है। लेकिन पहले भी कुछ लोग शक्ति पर बल देने वाले रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव राजनीति शास्त्र में नहीं रहा है। फिर मित्रों देखते हैं यूनानी विचारक ही हैं थुसिडाइडिस। तो ये थुसिडाइडिस हैं जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हम इसका अध्ययन करते हैं। ये भी राजनीति को शक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। कहते हैं शक्ति ही मेन चीज़ है कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, तो ये भी शक्ति पर बल देते हैं। फिर कौटिल्य भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में शक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। तो कौटिल्य जो भारतीय विचारक थे वो भी शक्ति को सब कुछ महत्वपूर्ण मानते हैं, वो भी शक्ति को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो शक्तिवादी यथार्थवादी विचारक, भारत का पहला यथार्थवादी विचारक कौटिल्य को ही माना जाता है। कहते हैं कुटिल मति इति कौटिल्य, जिसकी बुद्धि कुटिल रहती है, चाणक्य वाली बुद्धि रहती है, वही कौटिल्य है। यानी कि जो यथार्थपरक सोच रखता है वही कौटिल्य है। चाणक्य नीति में यथार्थपरक विश्लेषण ही है, शक्ति की बातें ज़्यादा हैं,
तो पूरा आप अर्थशास्त्र में देख भी सकते हैं, और चाणक्य नीति को आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें बेसिकली शक्ति पर ही बल दिया है। आगे हम देखते हैं, मध्य युग में आते हैं, तो मध्य युग का अंत होता है। आधुनिक की शुरुआत करने वाला विचारक, प्रथम आधुनिक विचारक का जिसको नाम दिया जाता है मैकियावेली, तो वो इटालियन विचारक हैं मैकियावेली, निकालो मैकियावेली। तो ये प्रिंस की रचना करते हैं और इसमें शक्ति राजनीति की नींव रखते हैं। इन्हें शक्ति राजनीति का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति राजनीति का जनक। तो शक्ति राजनीति का जनक किसको माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। तो मित्रों, ये भी आपको जनक जो है वो मैकियावेली को माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शक्ति राजनीति का जनक कौन है? मैकियावेली है। तो मैकियावेली ने प्रिंस लिखी थी, उसमें शक्ति राजनीति पर बल दिया था। तो मैकियावेली अपने इटली को महाशक्ति बनाना चाहता था। उन्होंने राजनीति और नैतिकता के अलग करने की बात भी की थी। उन्होंने कहा था राजनीति को नैतिकता से अलग कर दो, तो राजनीति और नैतिकता में कोई संबंध नहीं हो सकता, तो वही है। तो वो उन्होंने बेसिकली कहा था। उन्होंने कहा था मानव वह विवेकी प्राणी है, वो अपने अच्छे बुरे में अंतर नहीं जानता। तो मैकियावेली शक्ति पर ही ज़्यादा बल देते हैं, शक्ति राजनीति की नींव रखते हैं और कहते हैं राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण कर देना चाहिए। तो वास्तव में इसलिए उसको शक्ति राजनीति का जनक कहते हैं। फिर उन्होंने शासक को सफलता के लिए कुछ सूत्र भी दिए थे, तो जो शक्ति पर ही आधारित थे। शासक को क्या क्या सफलता के सूत्र दिए थे, इनको राज्य हितों की वृद्धि के सिद्धांत, शासन कला के सिद्धांत भी, वो सारे शक्ति पर थे। शासक को निरंतर शक्ति अर्जित करते रहना चाहिए, शेर और लोमड़ी की नीति का पालन करना चाहिए, शासक को सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, सद्गुणी होना आवश्यक नहीं है, पुरस्कार स्वयं देने चाहिए, दंड अधीनस्थ से दिलवाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कि सारे जो सूत्र दिए थे शासक को सफलता के, वो भी शक्ति पर ही आधारित थे। वो आप प्रिंस में भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैकियावेली को शक्ति राजनीति का जनक कहते हैं। अगला आते हैं थॉमस होब्स पर, जो सामाजिक समझौतावादी विद्वान हैं। तो इन्होंने भी शक्ति पर बल दिया था। आपको ध्यान है, इन्होंने लेवियाथन पुस्तक लिखी थी 1651 में। लेवियाथन में इन्होंने कहा था कि अराजकता से मुक्ति, अराजकता और अन्याय से मुक्ति एक शक्तिशाली शासक ही दे सकता है। तो इन्होंने भी बेसिकली शक्ति पर बल दिया था, थॉमस होब्स ने। ये इंग्लैंड के गृह युद्ध से बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो ये कहते थे गृह युद्ध में अराजकता और अन्याय आ गया है, इसलिए एक शक्तिशाली शासक होना चाहिए। तो उन्होंने निरंकुश तंत्र या शक्तिशाली राजतंत्र का समर्थन किया था अपनी पुस्तक लेवियाथन में। तो ये जो होब्स थे वो शारीरिक शक्ति व राजनीतिक शक्ति में अंतर भी करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक लेवियाथन थी, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रहे तो बहुत अच्छा है कि लेवियाथन पुस्तक लिखते हैं, उसमें शक्तिशाली राजतंत्र का समर्थन करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपको ध्यान रहती हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान भी रखनी है एग्जाम की दृष्टि से भी। फिर अगला है अन्ना हरेंट। आपको ध्यान है, अन्ना हरेंट तो समुदायवादी विचारिका हैं, बंधुता पर बल देती हैं। तो अन्ना हरेंट कहती है शक्ति को सहमति के रूप में स्पष्ट करती हैं। कहती जिस व्यक्ति से, जिसके विचारों से अधिकांश लोग सहमत रहते हैं, जिसको सब लोग अपनी सहमति देते हैं, समर्थन देते हैं, उसके पास शक्ति ज़्यादा होती है। तो ये लोकतांत्रिक वे से शक्ति बताने का प्रयास करती हैं। आधुनिक युग में देखे जाए तो रॉबर्ट डहेल ने भी शक्ति का अनुभवकीय अध्ययन किया था। रॉबर्ट डहेल वही जो व्यवहारवादी हैं, तो ये शक्ति का अनुभवकीय अध्ययन भी करते हैं। मैंने कहा ना कि शक्ति का पहले युग में सिंपल राजनीति दर्शन काल में भी शक्ति का अध्ययन किया गया, लेकिन व्यवहारवादी काल में तो शक्ति का महत्व बढ़ गया, क्योंकि व्यवहारवाद का मतलब भी विज्ञानवाद रहता है, शक्तिवाद रहता है, तथ्य वैज्ञानिकता रहता है। इसलिए व्यवहारवाद के बाद शक्ति के अध्ययन में और अधिक वृद्धि हुई। लासवेल, कैटलिन जैसे विचारक समाजशास्त्र से राजनीति शास्त्र में आए, उन्होंने सब ने शक्ति पर बल दिया। तो शक्ति की अवधारणा का विकास तेज गति से हुआ। तो बेसिकली शक्ति का अध्ययन बहुत अधिक प्रारंभ हुआ, क्योंकि समाज में भी शक्ति, राजनीति में भी शक्ति, हर जगह जो अनुभवकीय अध्ययन या व्यवहारवादी अध्ययन शुरू हुए। तो रॉबर्ट डहेल अनुभवकीय अध्ययन करते हैं। इनकी पुस्तक भी आपको ध्यान रखनी है, वो गर्म्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिका 1961 में लिखी थी रॉबर्ट डहेल ने। तो इस पुस्तक को भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि भाई रॉबर्ट डहेल की पुस्तक है, इसमें शक्ति का व्यवहारवादी अध्ययन करता है। तो पूरा बताते हैं अमेरिकी लोकतंत्र में शक्ति कहाँ कहाँ निहित है, लोकतंत्र में शक्ति का प्रयोग कौन कैसे करता है। तो पूरा समूह के माध्यम से उन्होंने, रॉबर्ट डहेल ने बताया कि तो शक्ति के अनेक केंद्र हैं। तो पूरी बातें उन्होंने शक्ति पर ध्यान केंद्रित करके अपना अध्ययन केंद्रित किया और अमेरिकी लोकतंत्र का विशेषकर अध्ययन किया। इसके बाद
हम परिभाषाएं देखते हैं राजनीति विज्ञान की, कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो वो परिभाषाएं भी आपको सारी ये याद रहनी चाहिए। तो धीरे धीरे हम इनकी चर्चा करते हैं। पहले लेते हैं रॉबर्ट बारस्टेड। रॉबर्ट बारस्टेड कहता है शक्ति बल प्रयोग की क्षमता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी कि शक्ति और बल में अंतर है। बल तो क्या होता है? शक्ति का डायरेक्ट प्रयोग करना, यानी कि बल का मतलब है आप सैनिक शक्ति, शारीरिक शक्ति का प्रयोग कर दें। तो कहते हैं शक्ति बल प्रयोग की क्षमता है, बस क्षमता होनी चाहिए। प्रयोग करना तो फिर बल हो गया। आपके पास बल की क्षमता है तो शक्ति है, लेकिन आपने प्रयोग कर दिया तो फिर वो बल ही बन जाएगा। इसलिए उसका वास्तविक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग करते तो फिर राजनीति शक्ति नहीं रहती। तो इसलिए कहता है शक्ति बल प्रयोग की क्षमता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। कैटलिन, मैंने कहा समाजशास्त्र से राजनीति शास्त्र में आए थे, तो ये कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो इन्होंने शक्ति का विज्ञान कहा था, ये ध्यान रखना। लासवेल भी समाजशास्त्र से आए थे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ, फिर 7 इंडिकेटर, पावर एंड सोसाइटी। तो इन्होंने कहा कि शक्ति राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो महत्वपूर्ण अवधारणा कौन मानता है शक्ति को? लासवेल। बेकर कहता है राजनीति शक्ति से अपृथक करनी है। तो अपृथक करनी है शब्द का प्रयोग बेकर ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जो ब्रेस्ट एंड ब्रात का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने आपको भूमिका में भी थोड़ा देर पहले भी बताया था। ब्रेस्ट एंड ब्रात की बेसिकली बल, शक्ति और प्रभाव में पूरा अंतर करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तीनों में क्या अंतर है, समानताएं हैं। तो उन्होंने फिर लास्ट में बताया भी है कि तीनों जुड़े हुए हैं। उनमें सैद्धांतिक अंतर तो है, व्यवहारिक अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ये शक्ति को एजेंडे के निर्माण के रूप में परिभाषित करते हैं। तो अब आपसे पूछेगा कोई एजेंडा निर्माण के रूप में शक्ति कौन परिभाषित करते हैं? ब्रेस्ट एंड ब्रात। फिर आप जे.आर. ल्यूकस पर आते हैं। जे.आर. ल्यूकस, जो अभी मैंने आपको किताब भी बताई, रेडिकल व्यू, पावर ए रेडिकल व्यू, तो उन्होंने एलिमेंट भी बताए स्टीवन ल्यूकस ने। तो बेसिकली जे.आर. ल्यूकस कहते हैं शक्ति का संबंध वैचारिक क्षमता व मनोवैज्ञानिक नियंत्रण से है। शक्ति का संबंध किससे है? वैचारिक क्षमता व मनोवैज्ञानिक नियंत्रण से है। भाई वैचारिक क्षमता कैसी है किसी की? तो कुछ क्षमता, शक्ति किसके अंदर होती है? देखो, बल तो क्या होता है? शारीरिक शक्ति है। अब कोई वास्तव में बहुत मजबूत व्यक्ति है, तगड़ा है, तो उसमें बल है, शक्ति नहीं। शक्ति किसमें है? जो बल वाले को अपने अनुसार लड़ा देता है, उसके अंदर है। वो उसकी बातें सुनता रहता है, वो 10 गालियां देगा तो भी सुनता रहेगा। लास्ट में उसका दिमाग माइंड वॉश करके उसको कहीं और अपने अनुसार यूज कर देगा, और दैट इज द पावर। जैसे नेता के अंदर शक्ति रहती है। नेता क्या करता है? भाषणों के माध्यम से अपनी शक्ति अर्जित कर लेते हैं। तो ये नेताओं के अंदर गुण वाला। तो इसमें वैचारिक क्षमता है और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है। उनके विचार हैं, अपने विचार परिवर्तित नहीं करते, अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं और साथ में दूसरे को मनोवैज्ञानिक नियंत्रण कर लेते हैं, दैट इज द पावर। तो वो दो बातों पर ध्यान रखता है, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और वैचारिक क्षमता पर। अगला कैट मिलेट है। कैट मिलेट नारीवादी हैं। नारीवाद एक विचारधारा है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, पितृतंत्र पुरुष तंत्र का विरोध करती है। तो उसी नारीवाद शाखा से कैट मिलेट जुड़ी हुई हैं। तो ये कहती हैं राजनीतिक शक्ति संरचना पर आधारित है। किस पर आधारित है? संरचना पर, उच्च नीच पर। इसमें एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करता है। इन्होंने किताब भी लिखी थी, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। इनकी किताब है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, और ये 1969 में अमेरिका में लिखी गई थी, 1971 में यूके में। 69 में तो कहाँ? अमेरिका में। 71 में यूके में। क्या कहती हैं? राजनीतिक शक्ति किस पर आधारित है? संरचना पर आधारित है, जिसमें एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करता है। बुक कौन सी है? सेक्सुअल पॉलिटिक्स है। ये अमेरिका में कब लिखी गई? 1969 में। कोई पूछे यूके में कब आई? तो 1971 में यूके में फिर प्रकाशित हुई थी। तो अब आप 2 सन भी ध्यान रख सकते हैं, इसमें आपको परेशानी। फिर हम आगे की परिभाषाएं भी देखते हैं। रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल क्या करता है कि राजनीतिक शक्ति को कहता है शक्ति सामाजिक इकाइयों के मध्य संबंधों का समुच्चय है। शक्ति सामाजिक इकाइयों के मध्य संबंधों का समुच्चय है। किसका समुच्चय है? संबंधों का। सामाजिक इकाइयों के मध्य जो संबंध हैं वो शक्ति पर ही आधारित रहते हैं, ऐसा रॉबर्ट डहल कहता है। अब अगला थिंकर है निकोस पोलंजा। ये मार्क्सवादी थिंकर है, मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्क्सवादी व्याख्या करने की कोशिश करता है। तो कहता है शक्ति अव्यक्तिक सामाजिक संरचना है। कैसी है? अव्यक्तिक। कहता है इसमें मानवता नहीं रहती शक्ति में। देखो, मानव में तो नैतिकता रहती है,
और जहाँ मानवता खत्म होती है वहाँ शक्ति की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए बेसिकली कहता है कि शक्ति और मानवता का संबंध नहीं है, तो इसको क्या मानता है, अव्यक्तिक सामाजिक संरचना। कौन, निकोलस पोलंजा, ये मार्क्सवादी हैं। इनकी बुक भी थी पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास 1968। तो ये किताब भी इनका ध्यान रखना है, अव्यक्तिक सामाजिक संरचना का शब्द भी ध्यान रखना है। तो मित्रों, जितना ज़्यादा आप अपने तरीके से बार बार अध्ययन करेंगे ना, तभी इस समस्या का निदान होगा। तो अव्यक्तिक सामाजिक संरचना और किताब पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास 1968। अगला लेते हैं बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने ओन पावर किताब भी लिखी है, आगे हम और बता देंगे आपको। और बेसिकली विचारधारा का भी अध्ययन करते हैं, विशेषकर साम्यवादी विचारधारा का। ये तो कहते हैं शक्ति इच्छित परिणामों को उत्पादित करता है। शक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा जो रहती है वो परिणाम उत्पादित करता है और मन चाहा प्रभाव पैदा करता है। दो बातें इनकी ध्यान रखना है, एक इच्छित परिणामों को उत्पादित करता है, दूसरा मन चाहा प्रभाव पैदा करता है। फिर इसके बाद हम मैक्स वेबर पर आते हैं। मैक्स वेबर क्या कहता है, दूसरे के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना शक्ति है। दूसरे के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना शक्ति है। तो बेसिकली ये मैक्स वेबर ने कहा। मैक्स वेबर ने प्रकार भी बताए शक्ति के, जो हम आगे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं जर्मन के थे, पूंजीवादी विचारक थे, पूंजीवाद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो और ये पूंजीवादी विचारक हैं, उन्होंने नौकरशाही का आदर्श सिद्धांत भी दिया था मैक्स वेबर ने। अब हम कार्ल जे फ्रेडरिक पर आते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक कहते हैं शक्ति एक प्रकार का मानवीय संबंध है। तो कार्ल जे फ्रेडरिक क्या कहते हैं, शक्ति एक प्रकार का क्या है, मानवीय संबंध। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सारी पता रहनी चाहिए। परिभाषाएं जितनी भी हैं ये सब याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार के एग्ज़ाम में ऐसी आ सकती हैं, सम्मिलित करने के लिए भी आ सकती हैं। कोई बुक का नाम भी पूछा जा सकता है, जितनी मैंने बुक्स बताई हैं। तो आप ये सब याद करके रखेंगे। अब हम आगे आते हैं शक्ति के स्रोत पर। अब मित्रों हम स्रोत की चर्चा करते हैं। देखो मित्रों, स्रोत बहुत सारे हैं। देखो स्रोत मेनली जो हैं वो है ज्ञान, संगठन, विचारधारा, आर्थिक तत्व। चार स्रोत मैंने बता रखे हैं आपको। ज्ञान भी है, संगठन भी है, विचारधारा भी है, आर्थिक तत्व भी है। हम इन चारों पर चर्चा करते हैं। पहले हम आते हैं ज्ञान पर। ज्ञान शक्ति का स्रोत है, ऐसा माइकल फूको ने कहा था। फूको को फुकोल्ट भी कह देते हैं। तो आप डरना मत, बस आपके साथ दिक्कत यह है फुकोल्ट आ गया तो आप कहते हैं सर आपने तो बताया नहीं था, तो अभी फुकोल्ट कहाँ से आ गया। अरे सिंपल है, हिंदी में फूको कह देते हैं, अंग्रेजी में फुकाल्ट कह देते हैं। अब आ गया होगा तो वही है, एक ही शब्द है। फूको आ तो गया उसमें, फुकाल्ट में भी एल टी हटा दिया, साइलेंट कर दिया। तो माइकल फूको, इन्होंने किताब भी लिखी थी, पावर, राइट एंड ट्रुथ। तो ये लेख था, किताब का रूप भी दिया गया। तो ये बेसिकली इन्होंने लिखा। तो अब ये क्या कहते हैं, शक्ति को कोशिका के रूप में परिभाषित करते हैं, या बताते हैं कि शक्ति कोशिका के समान है। यानी कि सबसे, जैसे शरीर का मेन तत्व कोशिका है, ऐसे राजनीति का मेन तत्व शक्ति है। जैसे शरीर के जितने भी अंग हैं सब कोशिका से निर्मित हैं, ऐसी जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं सब शक्ति से ही निर्मित हैं। बिना शक्ति के कोई संस्था, राजनीतिक संस्था का निर्माण नहीं हो सकता, राजनीतिक गतिविधियों का कार्य नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं शक्ति का भाव रहता है। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा, जैसे शरीर में किसका महत्व है, कोशिका का, और जितने भी शरीर के अंग है किससे निर्मित है, कोशिका से, वैसे ही राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण भी शक्ति से हुआ है, ऐसा ये कहता है। तो किसने कोशिका की बात की शक्ति को, तो ये माइकल फूको ने। दूसरा ये कहता है शक्ति के उत्पादन आयाम पर बल देता है कि शक्ति का उत्पादन कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी संस्थाएं शक्ति में वृद्धि पर बल देती हैं, सब देती हैं, और कौन सी कर पाती है, तो उस पर भी चर्चा करता है। अब आते हैं मित्रों, ये ज्ञान के कितने प्रकार बताता है माइकल फुकाल्ट। माइकल फूको या फुकाल्ट कहता है ज्ञान के दो प्रकार रहते हैं, एक सैद्धांतिक ज्ञान, एक व्यवहारिक ज्ञान। जैसे सिंपल है, एक विषय विशेषज्ञ के पास जो ज्ञान रहता है, टीचर के पास, इंजीनियर के पास, शिक्षक के पास जो ज्ञान रहता है विषय विशेषज्ञ का ज्ञान है, सैद्धांतिक ज्ञान है। कहते हैं इस प्रकार के ज्ञान में शक्ति कम रहती है। शक्ति का प्रभाव तो रहता है लेकिन कम रहता है। जैसे शिक्षक का प्रभाव क्या है, शक्ति कितनी है भाई, 2 4 5 जितने भी स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रभावित कर सकता है, वो भी जब तक वो परीक्षा में सफल नहीं होते। परीक्षा सफल होने के बाद वो शिक्षक की बात भी नहीं मानते। तो कहते हैं सैद्धांतिक ज्ञान का प्रभाव कम ही रहता है। इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसका प्रभाव भी कब तक है, डॉक्टर का प्रभाव कब तक है, जब तक हम बीमार हैं। जब ठीक हो जाते हैं डॉक्टर की गली में भी नहीं जाते हैं, क्लिनिक तो बहुत दूर की बात है। तो कहते हैं इसका प्रभाव सीमित रहता है। दूसरा होता है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान में लेता है जोड़ तोड़ का ज्ञान।
कि सिंपल है, किसको किसके साथ जोड़ तोड़ करना है, दूसरे की कमियां कौन कौन सी हैं, ये भाई किसी दल के लोगों को जोड़ना कैसे है, और अपना जोड़ तोड़ का ज्ञान। तो बेसिकली वो कहता है कि भाई किसको जोड़ना है किसको तोड़ना है, ये वाला ज्ञान, जोड़ तोड़ का ज्ञान। तो सिंपल है जोड़ तोड़ का ज्ञान। कहता है जोड़ तोड़ का ज्ञान क्या है, किसी दल में तोड़ फोड़ करना, दो लोगों को यहाँ से 2 एमएलए खरीदना बेचना, ये वाला ज्ञान, किसी को अपने पक्ष में करना, ये जिसके पास कहता है ये व्यवहारिक ज्ञान होता है ना, वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, राजनीति में उसी का महत्व रहता है। जैसे बेसिकली है सपा के जो अमर सिंह या थे, उनका ये महत्व था कि वो एमएलओ को इधर से उधर कर देते थे, एमपी को भी इधर से उधर कर देते थे, इसलिए उनका विशेष महत्व था, उनको उच्च पदवी मिले, उनको सब लोग मानते भी थे। तो ये जोड़ तोड़ का ज्ञान कहता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके पास ये रहता है वो ज़्यादा सफल रहता है, राजनीतिक शक्ति उसके पास ज़्यादा रहती है। दूसरा संगठन है तत्व स्रोत शक्ति का। संगठन में क्या कहना चाहिए वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। संगठन का मतलब है आकार से ही है, जैसे किसी संगठन का आकार बड़ा है और उसके नियम कठोर हैं तो वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, संगठन छोटा होगा और नियमों में शिथिलता होगी तो संगठन कमज़ोर होगा। जैसे सिंपल है, राष्ट्रीय दल में शक्ति ज़्यादा रहती है, क्षेत्रीय दल में कम रहती है। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो स्रोत है वो है विचारधारा। विचारधारा की चर्चा बर्ट्रैंड रसल अपनी पुस्तक ओन पावर में करता है, और विशेषकर साम्यवादी विचारधारा की चर्चा करता है। कौन सी विचारधारा की करता है? साम्यवादी विचारधारा की। कौन करता है? बर्ट्रैंड रसल। कहते हैं साम्यवादी जो विचारधारा है वो लोगों को सीमेंट के तुल्य जुड़ने का कार्य करती है। वह जिस प्रकार से सीमेंट जुड़ा रहता है ऐसे सारे राष्ट्र के लोगों को एकीकृत कर देती है, संगठित कर देती है, जोड़ देती है, और संगठन में शक्ति रहती है और उनमें त्याग बलिदान की भावना ला देती है। वैसे ही मित्रों आपको ध्यान है कि साम्यवादी विचारधारा के कारण ही सोवियत संघ, चीन जैसे राष्ट्र महाशक्ति बने थे। उनकी शक्ति का बड़ा कारण क्या था? साम्यवादी विचारधारा था। तो इसलिए बेसिकली वो कहता है बर्ट्रैंड रसल विचारधारा भी शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। नो डाउट बहुत सारे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखें या पूरा विश्व संदर्भ में सोचें तो विचारधारा का महत्व रहता है कि जहाँ नियम कठोरता रहती है विचारधारा रहेगी, कठोर विचारधारा रहेगी तो शक्ति भी ज़्यादा रहेगी। अगला आर्थिक तत्व देखते हैं। वैसे भी मित्रों अब क्या वैश्वीकरण का युग है, बिना पैसे के तो कोई संगठन चल ही नहीं सकता। तो इसलिए आज शक्ति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत बनता जा रहा है आर्थिक तत्व, कि धन तो संचालन सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आर्थिक शक्ति आज एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभर रहा है। तो शक्ति का एक तत्व पैसा भी हो गया, क्योंकि शक्ति चाहे आज चुनाव प्रचार हो, चाहे आना जाना हो, संबंध बनाना हो, किसी को अपने पक्ष में करना हो राजनीतिक रूप से, चाहे तो उसको आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी तभी पक्ष में आएगा। तो आज ये समझौते का, अपने पक्ष में किसी को करने का सबसे बड़ा उपाय पैसा हो गया। तो इसलिए आर्थिक तत्व का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शक्ति के 4 स्रोतों की चर्चा की हमने, ज्ञान, संगठन, विचारधारा और आर्थिक तत्व। ज्ञान की चर्चा माइकल फूको ने की। उन्होंने क्या? ज्ञान शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। माइकल फूको शक्ति को कोशिका के रूप में परिभाषित करते हैं और शक्ति को उत्पादन आयाम पर बल देते हैं। ज्ञान के 2 प्रकार बताते हैं, सैद्धांतिक व्यवहारिक। सैद्धांतिक ज्ञान विषय विशेषज्ञ ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान जोड़ तोड़ का ज्ञान। किस ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं? व्यवहारिक ज्ञान को, जोड़ तोड़ के ज्ञान को। दूसरा वो संगठन की बात करते हैं, स्रोत बताते हैं, फिर विचारधारा। तीसरा स्रोत चौथा स्रोत आर्थिक तत्व है। तो मित्रों ये सारी चीज़ें स्रोत में आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, शक्ति के प्रकार पर चर्चा करते हैं। शक्ति के प्रकार को भी हम धीरे धीरे ध्यान रखते हैं कि किस किस ने बताया। तो इसमें पहला थिंकर लिख रहा है आपके सामने, गोल्ड हेयर वेसिल्स। गोल्ड हेयर एमसिल्स। गोल्ड हेयर वेसिल्स शक्ति के 3 प्रकार बताते हैं, बल, प्रभुत्व व चातुर्य। क्या प्रकार बताया गोल्ड हेयर वेसिल्स ने? बल, प्रभुत्व व चातुर्य। बल, प्रभुत्व व चातुर्य। तो ये 3 रूप बताए थे। ध्यान रखना, बार बार प्री के क्वेश्चन में पूछे या कहीं भी पूछा जाए तो आपको बता देना, एग्जाम चाहे कोई भी हो। फिर मैक्स वेबर पर आते हैं। मैक्स वेबर को थोड़ा ध्यान से रखना। इन्होंने जो शक्ति के प्रकार बताए वो औचित्य अनुचित्य आधार पर बताए। आधार क्या माना? ये 2 आधार, औचित्य अनुचित्य, ये 2 आधार लिए भाई, इनके आधार पर इन्होंने शक्ति के प्रकार बताए। फिर औचित्य, औचित्य का मतलब वेदता परक। वेदता परक 3 प्रकार बताए, परंपरागत, कानूनी और करिश्माई।
और अनुचित्य में क्या लिया, दमन या दमनात्मक। इस प्रकार से मैक्स वेबर शक्ति के 4 प्रकार बता देता है। दोबारा से मैक्स वेबर ने किसके आधार पर शक्ति के प्रकार बताए, औचित्य अनुचित्य। औचित्य का मतलब वेदता, अनुचित्य का मतलब अवेदता, अवेद। औचित्य के आधार पर कहते हैं शक्ति के 3 प्रकार हैं, परंपरागत, कानूनी, करिश्माई, और अनुचित्य के आधार पर दमन। और टोटल प्रकार देखें तो 4 हो गए, 3 तो ये और 1 ये। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर 4 प्रकार बता देता है औचित्य अनुचित्य के आधार पर, किसके, शक्ति के। पहला 4 प्रकार में क्या, पहला परंपरागत, फिर कानूनी, करिश्माई और चौथा दमनात्मक। अब मित्रों हम आते हैं केनेथ वाल्टज पर। केनेथ वाल्टज बेसिकली क्या है, वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति की चर्चा करता है, संभावित व वास्तविक शक्ति की। तो देखो जो आज हमारे पास है वो तो वास्तविक शक्ति है, जो भविष्य में हमारे पास होगी संभावित शक्ति है। जैसे सिंपल सा है, आज आप IAS RAS की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप आज विद्यार्थी हैं, ये आपकी वास्तविक शक्ति है। लेकिन भविष्य में संभावित शक्ति क्या है, आप कॉलेज लेक्चर बन जाएंगे। संभावित शक्ति क्या है, आप IAS IPS बन जाएंगे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो IAS की तैयारी कर रहा है, अब उसकी वास्तविक शक्ति तो एक विद्यार्थी के रूप में ही है। संभावित शक्ति क्या है, वो SP बनेगा, DIG बनेगा, IG बनेगा। अब मान लीजिए वो निर्णय ले लेता है संभावित शक्ति के आधार पर, और वो थाने में पहुंच जाता है और बोलता है, पता है मैं एक दिन IG बनूंगा, और थानेदार से उल्टा सीधा बोलता है। अब उल्टा सीधा बोलेगा, थानेदार उसकी सुनेगा नहीं, सुनेगा, क्योंकि उसकी वास्तविक शक्ति क्या है, विद्यार्थी है, और उस पर कुछ धाराएं लगा देगा, तो वो क्या होगा, सबसे बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। तो यही केनेथ वाल्टज कहता है कि हमें निर्णय ना संभावित शक्ति के आधार पर नहीं लेना चाहिए, अपनी वर्तमान शक्ति के आधार पर, वर्तमान क्षमता के आधार पर लेना चाहिए। यदि हम संभावित क्षमता या शक्ति के आधार पर निर्णय लेंगे तो सबसे बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो बदतर स्थिति की संकल्पना किसने दी थी, केनेथ वाल्टज ने दी थी। क्या कहता है, हमें वास्तविक क्षमता या शक्ति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, संभावित क्षमता या शक्ति के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली बदतर स्थिति की संकल्पना किसने दी थी, केनेथ वाल्टज ने। तो ये सारी संभावनाएं आपको क्लियर होनी चाहिए। केनेथ वाल्टज एक नव यथार्थवादी भी हैं, तो IR वाले टॉपिक में काफ़ी इनका नाम भी आता है नव यथार्थवाद के रूप में, संरचनात्मक यथार्थवाद के रूप में, तो इनका ये ध्यान में रखना है। अगला लेते हैं, फ्रेंच और रेवन शक्ति के 5 प्रकार बताते हैं। अब शक्ति के 5 प्रकार उन्होंने कौन कौन से बताए, पहला वेद की वैलिडिटी के आधार, दूसरा इनाम रिवार्ड, विशेषज्ञ, भाई कोई चीज़ वेद रहती है तो उसमें शक्ति रहती, इनाम रिवार्ड मिल गया तो शक्ति, पद्म भूषण का पुरस्कार मिल गया शक्ति। विशेषज्ञ, आप किसी चीज़ के विशेषज्ञ हैं, ज्ञान है तो शक्ति। संदर्भ आकर्षण, आप बहुत ही सुंदर दिखते हैं तो भी आपके पास शक्ति है। दमन, और किसी के पास शारीरिक शक्ति, दमन करने की शक्ति है तो भी उसके पास शक्ति है। तो वो 5 प्रकार फ्रेंच और रेवन बता देते हैं। तो वो फ्रेंच और रेवन का भी आपको ध्यान रखना है। 5 प्रकार बताए कि वेद, इनाम, विशेषज्ञ, संदर्भ या आकर्षण और दमन। तो ये मित्रों ये 5 प्रकार आपको याद रहने चाहिए। अब हम आगे आते हैं, एक थिंकर और हैं जिन्होंने प्रकार बताए, निकोले लिप्किन। निकोले लिप्किन तो ये भी बेसिकली अनुभवकीय अध्ययन है, व्यवहारवादी अध्ययन है। तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, व्हाट कीप्स लीडर अप एट नाइट। इन्होंने शक्ति के फिर 7 प्रकार बताए। पहला है लेजिटमेट पावर, वेदता परक पावर। भाई वेदता परक पावर क्या है, जैसे प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास जो पावर रहती है वेदता परक है। कोर्सिक पावर, कोर्सिक मतलब दमनात्मक पावर है, धनात्मक शक्ति है जो सेना पुलिस के पास रहती है ये। एक्सपर्ट पावर, जैसे एक टीचर के पास मैंने बताया कि जो पावर रहती है एक्सपर्ट पावर है, विशेषज्ञ वाली। फिर है इंफॉर्मेशन पावर। अब कुछ व्यक्तियों के पास सूचनाओं बहुत ज़्यादा रहती हैं, सारी सूचनाओं का संकलन रखते हैं, भाई वो भी शक्तिशाली, उनके पास भीड़ लगती है, तो इंफॉर्मेशन पावर भी रहती है। क्योंकि आज सूचना तकनीक का युग है, सूचना तंत्र जिसका प्रभावशाली रहता है तो उसकी शक्तियाँ भी उसके पास ज़्यादा रहती हैं। तो इंफॉर्मेशन पावर, सूचनात्मक पावर, तो एक ये भी एक शक्ति का प्रकार हो गया। फिर एक पुरस्कार वाला, रिवार्ड वाला भी हो गया। अब कनेक्शन पावर, कनेक्शन पावर का मतलब संपर्क पावर है। किसी व्यक्ति के संपर्क सब जगह अच्छे रहते हैं, कनेक्ट हो जाता है सबके साथ, एडजस्टमेंट हो जाता है। अब जो एडजस्ट हो जाता है उसके पास शक्ति भी ज़्यादा होती है, जो सबको साथ लेकर चलता है, नो डाउट।
अब जैसे सिंपल है, कोई बच्चा है भाई सिंपल है, गांव में रहना चाहता है, शहर में नहीं आना चाहता क्योंकि उसको शहर अच्छा नहीं लगता, शहर में वो एडजस्ट नहीं हो पाता, तो उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और जो सब जगह एडजस्ट कर जाता है उसकी शक्ति अधिक हो जाती है, तो उसके संबंध भी फिर अच्छे बन जाते हैं। और वो हर जगह कहीं ना कहीं पीआर का महत्व है, पर्सनल रिलेशन का, वो कनेक्शन पावर से ही आएगा। अगला लास्ट है रेफरेंट पावर, जो नैतिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे गांधी जी के पास क्या थी? रेफरेंट पावर, नैतिकता थी, लोग उसको अच्छा मानते थे, इसलिए गांधी जी के साथ पूरा पब्लिक जुड़ जाती थी। तो देखते हैं स्वनिग्रह आंदोलन में भी साबरमती आश्रम से कितने आदमी चले थे, और वहाँ पर फिर लाखों की संख्या में भाई 78 आदमी चले और लाखों की संख्या में पहुँच गए। तो ये उनका रेफरेंट पावर थी, नैतिकता से संबंधित थी। लोग उन्हें भाई त्याग बलिदान का प्रतीक मानते थे, इसलिए उनके साथ जुड़ जाते थे। तो ये रेफरेंट पावर जो नैतिकता से संबंधित है। इस प्रकार से निकोले लिप्किन अपनी पुस्तक व्हाट कीप्स लीडर अप एट नाइट में 7 प्रकार बताता है। लेजिटमेट पावर, कोएर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर, इंफॉर्मेशन पावर, पावर ऑफ रिवार्ड, कनेक्शन पावर एंड रेफरेंट पावर। सबसे महत्वपूर्ण मानता है रेफरेंट पावर को, और ये आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों इसके बाद आगे देखते हैं, हमने शक्ति के प्रकार भी देख लिए। अब शक्ति, बल, प्रभाव, एक विश्लेषण, ब्रेस्ट एंड ब्राथ। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि बल, शक्ति और प्रभाव में अंतर होता है। देखो बल तो क्या है? बेसिकली शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है, सैनिक शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति मनोवैज्ञानिक है। प्रभाव आत्मा से जुड़ा हुआ है, ये शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। शारीरिक शक्ति आपके अंदर जो है, आप इतना वजन उठा पाते हैं, आप इतना काम कर पाते हैं, ये बल है। शक्ति क्या? आप दूसरे को कितना नियंत्रित कर पाते हैं, वो शक्ति है। आप मेरी बात को कितना मान रहे हैं, ये शक्ति है। प्रभाव, आत्मा से कितने लोग सम्मान कर रहे हैं, ये प्रभाव है। अब इसमें बात क्लियर होगी जानी चाहिए कि मनोवैज्ञानिक है तो शक्ति है, और शरीर का है तो शारीरिक बल हो गया। और आत्मा का विषय है, प्रभावित हैं किसी आत्मा से, भाई आप मन से प्रभावित हैं किसी से, तो सद्गुण से प्रभावित हैं, आत्मा से, हृदय से सम्मान करते हैं, तो वो क्या है? प्रभाव है। तो तीनों में अंतर बताता है। कहता है बल तो मूर्त होता है, बल दिखाई देता है, भाई इसने इसको हिंसा की, पता चलता है। शक्ति का पता थोड़ा सा गौर से देखने से पता चलता है, वो इससे प्रभावित है। भाई नेता ने भाषण दिए, प्रभावित हुआ, या इस तरीके से प्रभावित हुआ, तो आंशिक मूर्त है। प्रभाव क्या होता है? अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त। फिर क्या है? बल सीमित क्षेत्र तक कार्य करता है। कहाँ तक कार्य करता है? सीमित क्षेत्र तक। जबकि शक्ति व्यापक क्षेत्र तक कार्य करती है, और प्रभाव का सबसे व्यापक क्षेत्र होता है। प्रभाव तो कितना भी व्यापक हो सकता है। फिर बल से तुरंत परिणाम मिलता है, शक्ति से कुछ देरी से मिलता है, प्रभाव से और देरी से मिलता है। जैसे सिंपल है कि सिंपल पुलिस वाला आपके सिंपल गल पे लगा के डंडा रख कर कहता है ये काम कर दो, तो आप तुरंत कर देंगे। नेताजी कहेंगे तो आप कुछ देर बाद करेंगे। और टीचर का चूंकि प्रभाव ही रहता है, इसलिए आप सबसे देरी से काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले किसका करेंगे? पुलिस वाले का। फिर किसका करेंगे? नेता का। और टीचर का काम लेट होता है क्योंकि वहाँ प्रभाव रहता है। बल का इस्तेमाल पुलिस सेना करती है, शक्ति का प्रभाव नेता करता है, और प्रभाव का इस्तेमाल कौन करेगा? टीचर जगह जो रहता है वो प्रभाव ही रहता है, तो काम भी देरी से होगा। बल सबसे अधिक है, लोकतांत्रिक है, शक्ति लोकतांत्रिक है, प्रभाव सबसे अधिक लोकतांत्रिक होता है। तो ये अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रेस्ट एंड ब्राथ ने किए थे, तो वो ये बताते हैं। लेकिन लास्ट में निष्कर्ष में मित्रों क्या कहते हैं ब्रेस्ट एंड ब्राथ, वो भी आपको ध्यान रखना है। वो कहते हैं ये जो अंतर आपको सारणी में दिख रहे हैं ना, ये सैद्धांतिक हैं, व्यवहार में अंतर करना इनमें कठिन कार्य है, क्योंकि तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बल, शक्ति, प्रभाव। अगर किसी का प्रभाव ज़्यादा है तो वो फिर उसका प्रयोग शक्ति के रूप में करने लग जाता है। जैसे सिंपल है, पहले अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारों ने आंदोलन नहीं चलाया था लोकपाल वाला, तो उनके पास प्रभाव था, तो बाद में उन्होंने दल बना लिया, तो क्या है? राजनीतिक शक्ति। तो इस तरीके से कहता है कि इनमें अंतर करना कठिन कार्य है व्यवहार में। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं शक्ति के प्रमुख सिद्धांत पर अब हम चर्चा करते हैं। पहला है लासवेल का वितरणात्मक या उपचारात्मक सिद्धांत। मैंने बताया था आपको कि लासवेल समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी, ये समाजशास्त्र से आए थे। मित्रों वैसे भी व्यवहारवाद में आपने लासवेल पढ़ा होगा, आरंभिक त्रिकोण में लासवेल का नाम आता है
कि बेसिकली मैंने बताया भी था त्रिकोण तो कौन कौन है, रॉबर्ट डहेल, चार्ल्स मेरियम और डेविड स्टन है, जबकि आरंभिक त्रिकोण में हम रॉबर्ट डहेल के स्थान पर लासवेल को शामिल करते हैं। तो लासवेल को व्यवहारवाद में भी हमने देखा था। तो लासवेल ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, जैसे पावर एंड सोसाइटी, 7 इंडिकेटर, ये किताबें भी उन्होंने लिखी थी, पावर एंड सोसाइटी, 7 इंडिकेटर। तो इसके साथ उन्होंने ये किताबें लिखी थी, इस पर उन्होंने पावर एंड सोसाइटी, उनकी पुस्तक महत्वपूर्ण भी। पावर एंड सोसाइटी में वो कहते हैं मूल्य और शक्ति जुड़े हुए हैं, शक्ति के माध्यम से मूल्यों की प्राप्ति, संसाधनों की प्राप्ति समाज में की जाती है। लेकिन अपना शक्ति का वितरणात्मक सिद्धांत वो अपनी किताब में देते हैं पॉलिटिक्स। आगे इस पुस्तक के आगे जो शब्द है वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के बाद है फिर ये वू गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ 1936। तो पॉलिटिक्स, वू गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ 1936 में बेसिकली वो शक्ति का वितरणात्मक सिद्धांत देते हैं और कहते हैं राजनीति का प्रमुख कार्य शक्ति को आकार देना, वितरण करना और उपभोग करना है। क्या है? राजनीति का प्रमुख कार्य शक्ति को आकार देना, वितरण करना और उपभोग करना है। फिर आगे कहते हैं शक्ति जो है मूल्य संसाधन से जुड़ा हुआ है, कि मेनली शक्ति का काम क्या? मूल्य संसाधन प्राप्त करना। तो कहते भी हैं कि हमें शक्ति का प्रयोग भाई मूल्य संसाधनों की प्राप्ति के लिए समाज में किया जाता है, लेकिन कहते हैं शासक को शक्ति का प्रयोग करते समय निम्न वर्ग के उत्थान की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इनके शक्ति के सिद्धांत को उपचारात्मक विधि भी कह देते हैं, क्लिनिकल मेथड भी कह देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना कि इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि भाई उपचारात्मक विधि किसको कहा गया। तो बेसिकली ध्यान रखना, शक्ति को मूल्य से जोड़ते हैं, उपचारात्मक विधि देते हैं, कहते हैं शक्ति के माध्यम से मूल्यों का वितरण किया जाता है। दूसरा हम आते हैं शक्ति के रचनात्मक सिद्धांत पर। शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत अन्ना हरेंट प्रस्तुत करती हैं। अन्ना हरेंट मूलतः समुदायवादी विचारक हैं। ये समुदायवादी विचारक हैं। कैसे विचारक हैं? समुदायवादी। आपको ध्यान है कि बेसिकली राजनीतिक शास्त्र में 3 विचारधारा हैं, स्वतंत्र, उदारवाद, समाजवाद और समुदायवाद। उदारवादी स्वतंत्रता पर बल देते हैं, समाजवादी समानता पर बल देते हैं और समुदायवादी बंधुता पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? बंधुता पर। तो बंधुता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये बंधुता की बात करती हैं, कर्तव्य पालन की बात करती हैं अन्ना हरेंट। अन्ना हरेंट ने किताब भी लिखी थी ऑन वायलेंस। कौन सी किताब लिखी थी? ऑन वायलेंस, 1970। तो इस किताब में अन्ना हरेंट क्या कहती हैं बेसिकली, कि कहती हैं शक्ति 2 प्रकार की है, कि एक तो बल प्रयोग मूलक शक्ति, एक रचनात्मक शक्ति। एक बल प्रयोग मूलक शक्ति, एक रचनात्मक शक्ति। बल प्रयोग मूलक शक्ति जो होती है वो हिंसा पर आधारित रहती है, वो समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा देती है। लेकिन दूसरी जो रचनात्मक शक्ति है वो निम्न वर्ग के उत्थान पर बल देती है। किस पर बल देती है? निम्न वर्ग के उत्थान पर बल देती है, ऐसा अन्ना हरेंट कहती है। तो कहती है रचनात्मक शक्ति जो है वो उसी समाज में विकसित हो सकती है जहाँ बंधुता और कर्तव्य पालन हो। कहती है फिर बंधुता और कर्तव्य पालन पर आधारित एक आदर्श समाज की रचना करती है, जिसका नाम है सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक जगत। अगर अंग्रेजी में कहें तो इसे पब्लिक रिलीजन कहा जाता है। इस आदर्श समाज की भी परिकल्पना करती हैं। कहती हैं इस आदर्श समाज में राज्य की शक्ति का अंत होना जाना चाहिए, बस उसका ढांचा बना रहना चाहिए, शक्ति समाप्त हो जानी चाहिए। उसमें बंधुता और कर्तव्य पालन विशेष रूप से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंधुता और कर्तव्य पालन। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। फिर बेसिकली कहती हैं कि अपना एक लेख लिखती हैं पब्लिक हैप्पीनेस, उसमें कहती हैं कि अमेरिकी समाज सार्वजनिक जगत के समान है। अमेरिकी समाज सार्वजनिक जगत के समान है। किसके समान है? सार्वजनिक जगत के समान है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अमेरिकी समाज किसके समान है? कहती है सार्वजनिक जगत के। यानी कि चूंकि बेसिकली वो जर्मनी से आई थी अन्ना हरेंट, हिटलर का जो तानाशाही शासन था, तानाशाही शासन से दुखी होकर आई थी, अमेरिका में आई थी, अमेरिका में उसे शरण मिली थी, अमेरिका में सारा विकास उनका हुआ था। तो बेसिकली लास्ट में अमेरिका का पक्ष भी लेती हैं, कहती हैं अमेरिकी समाज किसके समान है? सार्वजनिक जगत के। यानी कि सार्वजनिक जगत के सारे अच्छे गुण अमेरिकी समाज में सम्मिलित हैं, इसलिए इनकी आप आलोचना भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है शक्ति के रचनात्मक सिद्धांत में कि अन्ना हरेंट समुदायवादी विचारक अपनी पुस्तक ऑन वायलेंस में देती है और कहती है शक्ति 2 प्रकार की है, बल प्रयोग मूलक
शक्ति और रचनात्मक शक्ति। बल प्रयोग मूलक शक्ति जो हिंसा पर आधारित है, अन्याय अराजकता को बढ़ावा देती है, इसी संदर्भ में राज्य की आलोचना कर देती है, राज्यों को हिंसा का यंत्र मान लेती है अन्ना हरेंट। रचनात्मक शक्ति को महत्वपूर्ण मानती है, कहती है रचनात्मक शक्ति ऐसे समाज में ही आ सकती है जहाँ बंधुता कर्तव्य पालन हो। फिर एक आदर्श समाज की परिकल्पना भी करती है, जैसे क्या नाम देती है, सार्वजनिक जगत। जैसे प्लेटो ने न्याययुक्त आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी, ऐसे ही अन्ना हरेंट सार्वजनिक जगत की परिकल्पना करती है। आदर्श समाज का नाम क्या था, सार्वजनिक जगत या सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक रिलीजन। उसमें कहती है राज्य की शक्ति का अंत हो जाएगा, इसमें राज्य की शक्ति न्यूनतम होनी चाहिए और इसमें बंधुता और कर्तव्य पालन पूरा होना चाहिए, तभी समाज का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा। फिर अपने लेख पब्लिक हैप्पीनेस में कह देती है अमेरिकी समाज सार्वजनिक जगत के समान है। अगला देखते हैं मित्रों, अभिजनवादी सिद्धांत। अभिजनवादी सिद्धांत कहता है कि समाज में शक्ति का प्रयोग अभिजन वर्ग करता है, उच्च वर्ग करता है। कौन सा वर्ग करता है, उच्च वर्ग, जो सामाजिक दृष्टि से उच्च वर्ग होता है। तो प्लेटो, मोस्का, मिचेल्स ये लोग अभिजनवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। पहले प्लेटो का नाम आपने सुना ही होगा, ये भी इटालियन थे, इन्होंने किताब लिखी थी माइंड एंड सोसाइटी। ये कहते भी हैं समाज दो भागों में बटा रहता है, अभिजन और गैर अभिजन। गैर अभिजन का मतलब जनता। वो कहते हैं प्लेटो कि सारी शक्तियों का प्रयोग अभिजन करता है। क्यों करता है, कहते हैं अभिजन के पास रहता है बल और चातुर्य। ये बल और चातुर्य वही मैकियावली की शेर लोमड़ी की नीति है। चातुर्य में वो अंगणित का ज्ञान शामिल करते हैं, तो कुल मिला के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। कहते हैं अभिजन के पास बल और चातुर्य के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए वो आम जनता को शासन से दूर रखते हैं और अपने आप को शासन में बनाए रखते हैं। फिर आगे ये भी कहते हैं प्लेटो, अभिजन वर्ग दो प्रकार का रहता है, सत्ताधारी और गैर सत्ताधारी। सत्ताधारी में सत्ताधारी दल मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, गैर सत्ताधारी में कांग्रेस हो गया। कहते हैं ये जो शासन है ना, चक्रीय रूप से इनके बीच में घूमता रहता है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो इसे ही नाम देता है परिसंचरण का सिद्धांत। क्या नाम देता है, परिसंचरण का सिद्धांत। फिर बेसिकली प्लेटो विशिष्ट वर्ग को सटोरी और किरायाजीवी भी कहता है। मोस्का जो है संगठनात्मक सिद्धांत देता है, कहता है चूंकि अभिजन वर्ग अल्पसंख्यक होता है, आसानी से संगठित हो जाता है, इसलिए अपने आप को शासन में बनाए रखता है। जो आम जनता है बहुसंख्यक होती है, वो संगठित नहीं हो पाती है। मिचेल्स तो बेसिकली संगठनात्मक उपागम अपनाते हैं, मोस्का से प्रभावित हैं। इन्होंने किताब भी पॉलिटिकल पार्टी लिखी और इन्होंने लिखा कि अभिजन वर्ग राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने आप को संगठित कर लेते हैं और दलों के माध्यम से आज लोकतंत्र में अब सत्ता में बने रहते हैं। फिर अगला है शक्ति का सर्किट सिद्धांत। इसे स्टीवर्ट क्लेग ने दिया था, स्टीवर्ट क्लेग ने दिया था। ये कहता है कि शक्ति एक सर्किट हाउस पर केंद्रित है, इसके जो विभिन्न भाव हैं, तो ये विभिन्न भाव इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो स्टीवर्ट क्लेग शक्ति के सर्किट सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। अगला बेटा जो है आप देखते हैं शक्ति का नारीवादी सिद्धांत। शक्ति का जो नारीवादी सिद्धांत है कैथ मिलेट ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने किताब लिखी थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969। इसमें इन्होंने कहा था शक्ति संरचना पर आधारित है, जिसमें एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करता है। इसमें कहते हैं नारीवाद पुरुष प्रभुत्व का विरोध करता है और पितृतंत्र का विरोध करता है। वास्तव में नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पुरुष प्रभुत्व का और पितृतंत्र का विरोध करती है और महिलाओं की सत्ता भागीदारी पर बल देती है। इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। पहला है उदारवादी शाखा, जिसे जे.एस. मिल, मेरी वोllstonecraft और हैरिसन जिगलर प्रस्तुत करते हैं। ये बेसिकली महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर बल देती है। किस पर बल देती है, राजनीतिक अधिकारों पर बल देती है। ये कहते हैं महिलाओं को संसद में आरक्षण दे दो, वोटिंग राइट दे दो, तो महिलाओं का विकास हो जाएगा। दूसरा समाजवादी शाखा है, शीला रोबोथम प्रस्तुत करती है। ये बेसिकली शीला रोबोथम कहती हैं कि आर्थिक अधिकारों पर बल देती है। कहते हैं महिलाओं के लिए आर्थिक अधिकार अधिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आर्थिक अधिकार। तो आर्थिक अधिकारों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। तो शीला रोबोथम आर्थिक अधिकारों को महत्वपूर्ण मानकर करती हैं और कहती हैं महिलाओं को जो घरेलू कार्य हैं उनको भी बेसिकली आर्थिक कार्य का दर्जा दिया जाए। तीसरा संरचनावाद है, जो सिमोन द बुआ ने प्रस्तुत किया था। जयपाल सात्र से ये काफ़ी प्रभावित भी थी। सिमोन द बुआ संरचनावादी दृष्टिकोण अपनाती हैं और कहती हैं समाज की विभिन्न संरचनाएं, परिवार है, दबाव समूह है, जातिगत संरचनाएं या राज्य है, सब में महिलाओं की भागीदारी रहेगी तभी विकास होगा। और इनका कथन भी है कि महिलाओं ने कि बेसिकली आज महिलाओं को या तो देवी का दर्जा दिया जा रहा है, दासी का, परंतु समानता का दर्जा नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए आज समानता का दर्जा देंगे तभी महिलाओं का विकास होगा।
फिर उग्र नारीवाद है, ये सुलामित फायरस्टोन, कैट मिलेट प्रस्तुत करती हैं। तो ये तो इनका प्रमुख जो है जैसे ये बहुत ज़्यादा उग्र थी और ये कहती भी हैं कि आज महिलाएं कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए अलग समाज का निर्माण होना चाहिए, पुरुषों से संबंधी विच्छेद कर लेना चाहिए, ऐसा बेसिकली ये सुलामित फायरस्टोन और कैट मिलेट कह देती हैं, सिस्टरहुड की अवधारणा देती हैं। इनका एक प्रमुख नारा था जो इसी से जुड़ा, व्यक्तिगत राजनीति है। तो आपसे पूछे व्यक्तिगत राजनीति है, ये किसका प्रमुख नारा है, संरचनावाद से या उग्र नारीवाद से? तो उग्र नारीवाद से जुड़ा हुआ है, उग्र नारीवाद से जुड़ा हुआ है। अब अगला ध्यान रखना है पर्यावरण नारीवाद। इसे सुसान ग्रिफिन और वंदना शिवा प्रस्तुत करती हैं। ये कहते हैं पर्यावरण और महिलाएं दोनों कोमलता का प्रतीक हैं। अगर पर्यावरण का विकास करना है तो महिलाओं का भी विकास करना होगा, क्योंकि पर्यावरण कहीं ना कहीं चेतना को बढ़ावा देता है और पर्यावरण में संरक्षण में महिलाओं का योगदान रहता है। जैसे चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, उन सब में महिलाओं का योगदान रहता है। तो मित्रों, इस प्रकार से नारीवाद आपको समझ आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय शक्ति पर। राष्ट्रीय शक्ति किसी भी राष्ट्र की वह क्षमता होती है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित करता है। तो राष्ट्रीय शक्ति क्या है? किसी भी राष्ट्र की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित करता है। अब इसमें राष्ट्रीय शक्ति के बारे में बहुत सारी शब्दावलियां हैं। तो पहले तो मैं राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की चर्चा कर देता हूं मित्रों, कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है? किसी राष्ट्र की वह क्षमता जिसके माध्यम से दूसरे राष्ट्र के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित करता है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की चर्चा पामर व पार्किंस ने की थी। पामर व पार्किंस इसके दो प्रकार के तत्व बताते हैं, गैर मानवीय और मानवीय। आपने सुना भी होगा, गैर मानवीय में वो भूगोल और भौतिक संसाधन को लेते हैं, भूगोल और भौतिक संसाधन को लेते हैं, जबकि मानवीय में वो जनसंख्या, तकनीक, विचारधारा, आसूचना, आसूचना का मतलब इंटेलिजेंस से, गुप्तचर व्यवस्था से है, क्योंकि जिसकी गुप्तचर व्यवस्था मजबूत होगी वह भी अधिक शक्तिशाली रहता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति के दो प्रकार तत्व बताए थे, गैर मानवीय और मानवीय। गैर मानवीय में उन्होंने भूगोल और भौतिक संसाधन को शामिल किया, मानवीय में जनसंख्या, तकनीक, विचारधारा, आसूचना को शामिल किया पामर पार्किंस ने। और राष्ट्रीय शक्ति की बहुत सारी शब्दावलियां भी समय समय पर हमारे सामने आती रही हैं। सबसे पहले ग्रेट पावर। ग्रेट पावर या महाशक्ति, महान शक्ति का शब्द का प्रयोग एक्चुअली उपनिवेशिक काल में किया जाता था। तो कहते हैं ग्रेट पावर शब्द का प्रयोग किसने किया? पॉल केनेडी ने किया। तो मित्रों, ये ध्यान रखना है, कभी मिलान करने के लिए आ जाए तो भाई महान शक्ति शब्द का प्रयोग उपनिवेशिक काल में, अंग्रेजी शासन काल था जब बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बहुत सारी कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां बनी थी, उस काल में महान शक्ति शब्द का प्रयोग करते थे। किसने किया ग्रेट पावर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? पॉल केनेडी ने। सुपर पावर शब्द का प्रयोग विलियम टी.आर. फोक्स ने किया था। आपको ध्यान भी है मित्रों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के लिए सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया गया। तो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के लिए किया गया। किसने किया सुपर पावर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? टी.आर. फोक्स ने। हार्ड पावर किसको कहते हैं? सैनिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र को, सैनिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र को हार्ड पावर कहते हैं। सैनिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है उसको हार्ड पावर कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग किसने किया? मेरे सिरे ने। सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर कहते हैं जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर का प्रयोग जोसेफ नाई ने किया। फिर स्मार्ट पावर पर आते हैं। स्मार्ट पावर शब्द कहते हैं जो सभी क्षेत्रों में महाशक्ति हो, स्मार्ट पावर यानी कि सभी क्षेत्रों में पावरफुल हो। तो जोसेफ नाई स्मार्ट पावर शब्द का प्रयोग करता है। हाइपर पावर, हाइपर पावर शब्द का प्रयोग अमेरिका के लिए किया गया था, विशेषकर 1991 के बाद। 1991 में आप मित्रों जानते हैं सोवियत संघ का विघटन हो गया था और अमेरिकी नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व उभरा था। अब एक ध्रुवीय विश्व उभरा था तो इसलिए किम रिचर्ड ने कहा था आज हाइपर पावर की स्थिति में है अमेरिका। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका के लिए क्या प्रयोग किया गया? हाइपर पावर। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का प्रभुत्व, अमेरिकी प्रभुत्व, क्योंकि आज अमेरिका को कहते हैं कि कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। अमेरिका का एक छत्र नियंत्रण हो गया, क्योंकि सोवियत संघ था जो कहीं ना कहीं चुनौती देने का प्रयास कर रहा था। उसका विघटन होने के बाद आज अमेरिका को कोई चुनौती ही नहीं दे सकता। तो अमेरिका क्या बन गया? हाइपर पावर, कोई मुकाबला ही नहीं जिसका।
तो ये शब्दावलियाँ सारी आपको ध्यान में रखनी है। अब मित्रों इसके बाद हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शक्ति के साथ मूल्य के अध्ययन पर बल दिया गया। भाई किस विद्वान ने शक्ति के साथ मूल्य का अध्ययन किया। पहला ऑप्शन आपके सामने रॉबर्ट डेल, दूसरा मैकाइवर, तीसरा लासवेल, चौथा मॉर्गेंथो। तो आप बताइए मित्रों, मैंने आपको बताया था कि लासवेल पावर एंड सोसाइटी में शक्ति के साथ मूल्य पर बल देता है। लासवेल जो शक्ति का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, इसने पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ पुस्तक भी लिखी थी। तो इसका आंसर लासवेल हो गया। अब दूसरा देखते हैं मित्रों। दूसरा क्वेश्चन है, शक्ति को औचित्य अनुचित्य के रूप में कौन बताता है। तो मित्रों मैंने बताया था कि मैक्स वेबर बेसिकली ऐसा बताता है। वैसे आपके सामने ऑप्शन है मैक्स वेबर, अन्ना हरेंट, केनेथ वाल्टेज, परेटो, लेकिन मैंने डिटेल में आपको बताया है कि मैक्स वेबर कहता है औचित्य के भी 3 प्रकार बताता है, परंपरागत, कानूनी तर्कसंगत, ईश्वरीय, और अनुचित्य में दमन का लेता है। तो इसका आंसर मैक्स वेबर हो गया। तो आपको सोचना है, बार बार क्वेश्चन बनाने हैं, सोचना है। अब ज्ञान को शक्ति का स्रोत, ज्ञान को शक्ति के स्रोत माइकल फूको ने बताया था। बेसिकली शक्ति को कोशिका के रूप में परिभाषित करता है। फिर ज्ञान के 2 प्रकार भी बताता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको मानता है, व्यवहारिक ज्ञान को। तो इसका आंसर माइकल फूको हो गया। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विद्वान वर्तमान और संभावित शक्ति का विश्लेषण किया है। तो मित्रों मैंने बताया था कि इसको केनेथ वाल्टज बताता है। तो केनेथ वाल्टज कहता भी है कि हमें वर्तमान क्षमता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, संभावित क्षमता के आधार पर नहीं। मैंने कहा था ना, कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है, तो अपने आप को अभी एसपी ना माने, अभी विद्यार्थी माने और उसी हिसाब से अपने निर्णय ले। तो वही केनेथ वाल्टज का है। तो ये बेसिकली कहता है कि हमें वर्तमान क्षमता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, संभावित क्षमता के आधार पर नहीं। यदि हम संभावित क्षमता का लेंगे तो सबसे बेकार स्थिति में, बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब मित्रों हम एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाइपर पावर की संकल्पना कौन प्रस्तुत करते हैं। पहला तो हाइपर पावर है क्या। तो मैंने बताया था सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में अमेरिका का एक ध्रुवीय विश्व अमेरिकी नेतृत्व में स्थापित हुआ था। इसी को किम रिचर्ड ने क्या कहा था, हाइपर पावर, क्योंकि इस समय अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई राष्ट्र नहीं बचा। तो मित्रों ये पूरा हमने शक्ति का टॉपिक पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में सत्ता के वीडियो की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।